वेलकम टू एस एजुकेशन। आप सभी स्टूडेंट का फिर से एक बार स्वागत है। कल हमने, जैसा कि आपने देखा कि क्लास 10 के साइंस का टेस्ट सीरीज शुरू किया है, तो उसमें आज सेकेंड टेस्ट शुरू करेंगे। कल हमने 8 प्रश्नों को थोड़ा डिटेल में जाना था, आज हम उससे आगे के प्रश्नों को बनाएंगे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए कि कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग इसमें से दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 9वां प्रश्न जो है 9, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हम जो भी जो सामान्यतः चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जो कुछ बनता है, जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, वो होता है ग्लूकोज। तो इसका उत्तर होगा ग्लूकोज। अब अगर हम बात कर लें एक जनरल कि इसमें जैसे ऑप्शन में अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज और सुक्रोज दिया हुआ था, तो इसके बारे में हम अलग अलग जानने का प्रयास करते हैं। एमिनो एसिड किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई है जिसमें वो टूटता है, प्रोटीन पचने के बाद जिसमें बदलता है, उसको हम कहते हैं अमीनो अम्ल। दूसरा है वसा अम्ल, यानी कि जब हम फैटी चीज़ें कुछ भी खाते हैं, चाहे तेल, घी, मक्खन, जो भी इस तरह की चीज़ें खाते हैं, या फिर जो एनिमल फैट है वो लेते हैं, तो वो फैटी चीज़ें आसानी से हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती है। उसका जब वो डाइजेशन के दौरान ये बदल जाता है वसा अम्ल, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और तब वो पचने लायक होता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बनता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, जिसका उपयोग हमारा शरीर ऊर्जा के रूप में करता है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? तो ये होता है विसरण। ये प्रक्रिया कहलाता है विसरण, यानी कि दो जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं उसका आपस में जो मिश्रण होता है, और उसके माध्यम से जो आंतरिक और बाहरी वातावरण से मिलके जो कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं आपस में डिफ्यूज़ करते हैं, वो कहलाता है विसरण। इसके बारे में डिटेल में जीव विज्ञान के जब चैप्टर को मैं टच करूंगी तो फिर और डिटेल में बताऊंगी। आगे प्रश्न है, मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। आपने देखा होगा कि उपास्थि का जो वलय होता है वो इस तरीके से बना हुआ होता है, तो ये अपूर्ण होता है यहाँ से इस तरह से, और तो ये आधा आधा हाफ सर्कुलर होता है, इसलिए इसे कहते हैं उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। अगला है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन होता है। विघटन मतलब टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। अगर विघटित नहीं किया जाएगा तो वो एटीपी में नहीं बदलेगा और हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो वो होता है कोशिका द्रव में। अब जैसा कि हम जानते हैं श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवायवीय श्वसन और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस है? अवायवीय श्वसन छोटे छोटे कीटों में होता है, और वायवीय श्वसन हम जैसे जो स्तनपायी जीव जंतु हैं उसमें होता है। तो अवायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ हो जाती है? कोशिका द्रव में, जबकि वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इसमें ये 2 ATP में टूटता है और यहाँ 38 ATP में टूट के एनर्जी देता है। अगला जो प्रश्न है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास, यानी श्वास का लेना और छोड़ना, उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो जब आणविक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगा तो पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है? मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, दर्द बहुत अधिक महसूस होता है, तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अब अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो रंध्र रहते हैं। और क्या रहते हैं? ये पत्तियों के साइड में बने हुए बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको माइक्रोस्कोपिक व्यू के माध्यम से ही देखा जा सकता है, और उसी रंध्र के माध्यम से ट्रांसपिरेशन की क्रिया, यानी कि जो भी एक्सेस वाटर है उसको अगर निकालना हो, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो, या
फिर जो भी इनके अंदर का जो उत्सर्जित चीज़ें हैं उसको बाहर किया जाता है गैसों के माध्यम से, या लिया जाता है गैसों के माध्यम से, तो वही आदान प्रदान गैसों का रंध्र के द्वारा होता है। अगला है, निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहता है? तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग इनहेल करते हैं, यानी कि श्वसन के में जो वायु लेते हैं वो है ऑक्सीजन, और जो हम निश्वास में छोड़ते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आज का 18वां प्रश्न है, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो वो होता है सुक्रोज के रूप में, मनुष्य में ग्लूकोज के रूप में, और पौधों में सुक्रोज के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब सुक्रोज के फॉर्मूला की बात की जाए तो C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, सेम सुक्रोज का, फ्रक्टोज का एक ही होता है। हाँ, ग्लूकोज के अनियमित जो हमारे शरीर में हो जाता है, और इंसुलिन का हार्मोन का अगर गड़बड़ी होता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो हानि पहुंचाता है और डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। तो उस वक्त मीठे के रूप में हम लोग क्या करते हैं, पौधों से निकाला हुआ जो मिठास है जिसको सुक्रोज कहते हैं, जिसे हम लोग अलग अलग टैबलेट, छोटे छोटे टैबलेट और पाउडर के रूप में यूज़ करते हैं, शुगर फ्री के रूप में। तो ये हमारे शरीर के इंसुलिन को सही तरीके से रखता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधा ही है, वो भी तो होता है विसरण के द्वारा ही। अगला प्रश्न, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण कैसे होता है? तो ये होता है जाइलम नलिकाओं के द्वारा। अब इसको याद रखना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इसको जाइलम और फ्लोएम में बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, पानी को हम और क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जल। तो जल का कैसे होगा? तो जाइलम के द्वारा, यानी जौ से जल, और जल किसके माध्यम से जो है ऊपर की ओर आता है? तो जड़। तो तीनों में जो 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 है, यानी कि जड़ से जल जाइलम के माध्यम से पूरे पौधे में चला जाता है ताकि भोजन बनाने में उसका उपयोग किया जा सके। अब जो बना हुआ भोजन है, तो भोजन को और हम क्या कहते हैं? फूड। यानी कि पौधा जो भोजन बना लिया है उसको क्या कहेंगे? फूड। और फूड से क्या आएगा? फ्लोएम। तो ये आसान विधि है जिसमें एग्ज़ाम में अगर ये वस्तुनिष्ठ में भी प्रश्न आता है कि जल जो है वो किस माध्यम से पौधे के हर एक कोशिकाओं में पहुंचता है, तो जाइलम, जौ से जल, जौ से जाइलम, और फूड यानी कि बना हुआ भोजन किस माध्यम से पौधे में पूरे जगह में वो फैलता है, तो वो है फ्लोएम। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो ये चारों तरफ होता है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, हर तरफ। क्योंकि भोजन का ज़रूरत जड़ से लेके एक एक पत्तियों, एक एक छोटी छोटी टहनियों, फूल पौधे सब तरफ होता है, इसलिए ये दोनों ही तरफ होता है। अगला प्रश्न है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुँचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो अभी बताया, जहाँ भी जल है तो जल का जो है जाइलम। रक्त में इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? लाल। तो लाल रक्त इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पौधे में होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। और वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का रक्त लाल नहीं होता है उसे हीमोसाइनिन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? धमनियाँ। जहाँ शुद्ध रक्त जाएगा तो उसको, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो वाला हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है धमनियों के माध्यम से। और शिराएँ क्या करता है? जितना अशुद्ध रक्त है उसको हृदय तक पहुँचाता है, ताकि उसको क्या किया जाए? प्यूरिफाई कर दिया जाए, और प्यूरिफाई करके उसको वापस से जो है, और ये एक परिसंचरण तंत्र है जो कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। 25वां प्रश्न है, हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डायस्टोल। दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है सिस्टोल, दूसरा होता है डायस्टोल। तो जब हृदय का फैलना सिस्टोल और हृदय का रुकना, सिकुड़ना, वो डायस्टोल कहलाता है, जिससे आवाज़, हमारे धक 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 जो आवाज़ होता है, जिसको लब डब की आवाज़ भी कहते हैं, वो कहलाता है। वो इसी जो शिथिलन और जो फैलाव होता है उसी की वजह से होता है, जिसमें शिथिलन को डायस्टोल, और जो जब वो प्रसारित होता है तो उसको सिस्टोल कहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? यानी कि अमीनो एसिड अगर टूटेगा तो उसके विखंडन से क्या बनता है? तो ये बनता है NH3, जिसको अमोनिया भी कहते हैं। अगला है 27, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? दूसरा वृक्क उत्सर्जन का काम करेगा। हमारे शरीर में क्या होता है? 2 किडनियाँ होती हैं, और एक बार में सिर्फ एक किडनी ही काम करता है। बेशक हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही काम करता रहता है और दूसरा रिजर्व रखा रहता है। होता क्या है, जब एक किडनी खराब हो जाता है तो वैसे स्थिति में दूसरा किडनी काम करना शुरू कर देता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, बिना वृक्क के जो है उत्सर्जन तंत्र ही काम नहीं करेगा सही तरीके से। 29वां प्रश्न है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जीय पदार्थ होता है? तो चीड़ वृक्ष का, जो जिसका उपयोग, चीड़ का उपयोग होता है कैंसर के इलाज के लिए, जो दवाएं बनाई जाती है उसके लिए भी उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए, और उसी से का जो रेजिन है वो उसका उत्सर्जीय पदार्थ होता है, दवाई बनाने में भी यूज़ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 30, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? तो वो पत्तियों में भी रहते हैं, छाल में भी रहते हैं और कोशिकीय रिक्तियों में भी रहते हैं, जिसको वैक्यूल कहते हैं। तो इन सब में रहते हैं, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? इन सभी में। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर जो कुछ भी हमने पढ़ाया है या जिस भी चीज़ों को डिस्कस किया है उसको समझने में अगर किसी तरह का आपको परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर लिखें, और अगर कुछ और सजेशन हो वो सजेशन भी आप दे सकते हैं। आप अगर चाहते हो कि हम और भी किस सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ को लेकर आएँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आप प्लीज़ इसके बारे में बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें। वैसे बच्चे जो कहीं कोचिंग नहीं ले पा रहे हों या और अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रहे हों, तो प्लीज़ अपने अपने ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।